जुमेरात को जब लास्ट शो हमने किया अब तब से लेकर आज मंडे तक पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान की ऐसी की, अफगानिस्तान के इलेजिटिमेट रजीम की, जिस तरह घुस घुस के वहाँ पर मारा और कामयाबियाँ हासिल की और उनको मज़ा चखाया जो टेररिज्म वहाँ से हो रहा है। और उसके बाद पिछले 2 दिन से जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर कार्रवाई की और जिसका सबसे गमज़दा नतीजा जो निकला बहुत से मुसलमानों के लिए वो था आयतुल्लाह खामनेई की शहादत। और ना सिर्फ उनकी शहादत हुई, उनकी फैमिली की शहादत हुई, बल्कि ईरान की पूरी लीडरशिप जो है उसको उड़ा दिया इसराइल और अमेरिका ने। और उसमें ईरान के वज़ीर दिफा, ईरान के आर्मी चीफ, ये सब शामिल हैं। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है जो आपसे शेयर करने लगा हूँ मैं। IA टेक्नोलॉजी के टूल की मदद से ये पता चलाया गया कि आयतुल्लाह खामनेई और ये बाकी के लोग कहाँ मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ जो हालिया फ़ज़ाई कार्रवाई हुई उसमें अमेरिका ने एंथ्रोपिक कंपनी के तैयार करदा AI टूल क्लॉड से मदद ली और इसका काम यह था कि जंग के दौरान इस टूल ने लाखों तस्वीर, वीडियोस और सिग्नल्स जमा किए, जैसे सेटेलाइट तस्वीर, ड्रोन फुटेजेस। और इंसान के लिए तो ये सब देखकर मसला होता है फौरी फैसला करना कि क्या करना है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि इसके अंदर जब आप टारगेट दे दें तो ये खुद ही फैसला कर देता है। अब AI टेक्नोलॉजी की ये एक आला तरीन, आप जिसे कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड है, जिसको अचीव किया है, जिसको यूज़ किया अमेरिका ने, इसे क्लॉड का है। क्लॉड ने इस काम को बहुत तेज़ी से किया। चंद सेकंड में हज़ारों घंटों की वीडियो तस्वीर उसने स्कैन करके बता दी कि दुश्मन का टैंक कहाँ पर है, उसका मिसाइल लॉन्चर कहाँ पे, खुफिया ठिकाना कहाँ मौजूद हो सकता है। हमले से पहले भी क्लॉड इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पर एक फ़र्जी जंग चलाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ हालात जैसे मौसम और दुश्मन की ताकत इनको शामिल किया जाता है और उससे नतीजा पहले ही स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है जो लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, इन दिस केस इसराइल और अमेरिका। फिर सिस्टम अंदाज़ा लगाता है अगर कोई ख़ास कदम उठाया जाए, अगर अमेरिका इसराइल को ख़ास कदम उठाएंगे, उसका प्रेडिक्ट करता है, वो प्रोजेक्ट करता है कि नतीजा क्या निकलेगा। हमले के बाद क्लॉड सेटेलाइट तस्वीर का जायज़ा लेकर यह भी बताता है कि हदफ कितना तबाह हुआ है। वो तस्वीर तक उतार लेता है उस तबाहकुन हदफ की जो अचीव हो चुका होता है। इससे जो है कमांडर्स को फैसला करने में मदद मिलती है क्या मज़ीद कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये क्लॉड जो है खुद हथियार नहीं चलाता, सिर्फ तज्जिया और फैसला साजी के अमल को मौसर करता है और इसने ह्यूमन सेंस को और ह्यूमन टेक्नोलॉजी को टेक ओवर कर लिया। मेरे साथ इससे पहले मजीद आगे जाए, मुदस्सिर टीपू साहब मौजूद है जो ईरान में इस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मुदस्सिर साहब, बहुत टफ टाइम है, ऑब्वियसली आप वहाँ मौजूद है। आज ईरान की जहाँ पे आप मौजूद हैं, ऑब्वियसली तेहरान में क्या सिचुएशन है? मिसाइल्स बदस्तूर बरस रहे हैं इसराइल और अमेरिका की तरफ से, क्या हो रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो मुझे आवाज बड़ी कम आ रही है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है सर जी। मैं आज ये भी बहुत जी, मैसिव आज के हालात जी। आज भी बहुत मैसिव बॉम्बिंग थी, बहुत मैसिव बॉम्बिंग थी। और अब 2-2 3-3 घंटे के बाद होती रही है और बहुत ज्यादा बिल्डिंग को बड़ा शदीद नुकसान हुआ है और सिटी में बहुत ज्यादा पैनिक था। और बॉम्बिंग सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी 5:30 के बाद से। राइट। तो मुदस्सिर साहब ये बताइए कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद लगा तो ये था कि जिन्होंने उनको शहीद किया है कि लोग प्रोटेस्ट में बाहर निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे मंजर क्या था? उनकी शहादत के बाद ईरान में क्या रिएक्शन आया है? कामरान, मैं जो चूंकि मैं सफीर हूँ तो मैं ईरान की इंटरनल सिचुएशन पे तो बहुत कम बोलूंगा, लेकिन चूंकि ठीक। जनरल क्वेश्चन है जी। वो इधर तो बहुत, तेहरान तो बहुत खामोश है। अच्छा। तेहरान 60% तो लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि अच्छा। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि ईरान को छोड़ दें क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा मैसिव अटैक्स होंगे। जी। तो ईरान में बहुत ज्यादा वो खामोशी है और फियर की एक फीलिंग है आप लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? आपकी ज़िंदगी किस तरह आपने जी। जी। मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तानियों का बताता चलूं कि जी। हमने पिछले 2 दिनों में 650 पाकिस्तानी इवैक्यूएट किए हैं जी, जी। डिफरेंट सिटीज से ठीक। ईरान की। और अच्छा। आज हम तकरीबन 150 स्टूडेंट्स को और भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। हम इवैक्यूएट पाकिस्तान के जो तीनों बॉर्डर है, चाबहार, जहदान, ताफ्तान, उससे कर रहे हैं। इधर से उज्बेकिस्तान से कर रहे हैं। और ज़्यादा हमारी जो इवैक्यूएशन हो रही है वो स्टूडेंट्स की हो रही है। और और कुछ स्टूडेंट्स जी। ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट्स के ऊपर फर्जी स्टैंप्स नहीं है, हम्म। तो उनका प्रोसेस करते वक्त हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ रही है क्योंकि इन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी दी हुई है ईरानी हुकूमत ने। हम्म। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अपना ट्रेवल प्लान कर रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़ा देख के ट्रेवल प्लान करें और हम्म। एम्बेसी के साथ या हमारी जो कौंसलेट है मशहद में या जहदान में, उसके साथ राब्ते में रहें ताकि हम उनके लिए पूरी तरह फैसिलिटेट कर सकें और ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें। सर आप ये कह रहे हैं कि बड़ी खामोशी है ईरान में इस वक्त, इसका मतलब जी। क्या है? तेहरान में। तेहरान में जी, तेहरान में इसका जी। मतलब क्या है सर? जी।
खामोशी का मतलब क्या है? हेलो। जी, तेहरान में आप कह रहे हैं खामोशी, इसका मतलब मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन शहर को छोड़ चुकी है। अच्छा। बड़ी बड़ी जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तो हुँ, एक जो फियर का समा है वो बहुत ज्यादा है। जो आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी, मुझे घर से दफ्तर आने पे तकरीबन 90 मिनट लगते हैं या 100 मिनट। मेरा घर, ट्रैफिक बहुत होती है, जी। लेकिन आजकल सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं। तो ये अच्छा। आपको एक सेंस बताएगी कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। तो मुदस्सिर साहब, अटैक सिर्फ तेहरान पर हो रहा है ज़्यादा, जो लोग अगर तेहरान नहीं, छोड़कर जा तेहरान रहे तो हैं? पूरे जी, बहुत ज्यादा मेन सिटीज में हो रहा है, हुँ, लेकिन तेहरान सेंटर ऑफ अटैक्स है। अच्छा। तो और तेहरान की हर जी, साइड पे हो रहे हैं। और कल से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। और तेहरान से लोग जा किधर रहे हैं बेसिकली? वो डिफरेंट अपनी एक यहाँ पे एक इलाका है, उसको बड़ा मशहूर कहते हैं नॉर्थ चालूस। नॉर्थ वो चालूस, वहां ओके। चले जाते हैं। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे 4-5 घंटे की ड्राइव पे जो इलाके वहां पे जा रहे हैं, जहाँ पे वो समझते हैं कि सिचुएशन सिक्योर है। सही है। और लेकिन हुकूमत की मशीनरी इंटैक्ट है या वो भी इस जी वक़्त जी जी, हाइडिंग में? जी। इंटैक्ट है जी, इंटैक्ट है। अच्छा, हुकूमत की मशीनरी इंटैक्ट है। इंटैक्ट है तो जी। अब तकरीबन आयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह कौन अब उनके आए हैं, जो उनको सँभाल रहे हैं उनके मामलात को? अभी इन्होंने एक इंटरिम काउंसिल बनाई है, जी, उसके अंदर ईरान के प्रेसिडेंट है, ईरान के चीफ जस्टिस हैं, और एक इमाम जुमा हैं कुम के, जी, आयतुल्लाह अराफी। जी, जी। फिलहाल वो ओवरसी करेंगे जी अरेंजमेंट्स को। मुदस्सिर साहब, पिछले दिनों यहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह स्टूडेंट्स तो अब बाहर, या नौजवान तो बाहर नहीं आए किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर तेहरान मैं में। कमरान, मैंने बताया ना कि मैं इंटरनल अच्छा, सिचुएशन इंटरनल पे तो सिचुएशन में। कमेंट नहीं करूंगा ठीक है, ईरान की, क्योंकि मेरा एक मनसब ऐसा है। ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं हुए जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक जनरलाइज कमेंट दूंगा बिल्कुल ठीक है। कि पिछले दिनों में प्रोटेस्ट नहीं हुए जी। तो सर, आप अभी वहीं स्टे करेंगे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा, आपका जी क्या मैं रोल है अब? राब्ते में हूँ फॉरेन जी, मिनिस्ट्री से, हम सूरत हाल को इवेल्युएट कर रहे हैं। जी। और उसके मुताबिक फिर हम इंशाल्लाह प्लान ईरान करेंगे के जैसे भी प्रेसिडेंट होगा। जो हैं वो बिल्कुल ठीक है? आपकी आवाज बहुत कट रही ईरान है। के प्रेसिडेंट ठीक है? ईरान के प्रेसिडेंट? हेलो। जी, ईरान के प्रेसिडेंट ठीक है सर? आवाज़ आ रही है आपको? ईरान के प्रेसिडेंट ठीक है। कोशिश कीजिएगा दोबारा उससे रब्ता करने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इतला हमें दे सकते हैं इस वक्त ईरान में क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा था कि ये आईटी की टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए अमेरिका ने जो काम किया उसमें बहुत से सवालात जो है, बाकी खबरें तो आप सुन रहे होंगे, स्टेट ऑफ हरमेस जो है बंद कर दी गई है। अगर मैं एक आपको मिसाल दूँ, दुनिया का तो खैर ऑयल और एलएनजी वहाँ से गुजरती है। अब चाइना जैसी कंट्री जो है वो, जो कि ईरान की था, वो भी इफेक्ट हो रही है उससे। चाइना जिसका 70% जो ऑयल अपना इंपोर्ट करती है, उसमें 40% वो गल्फ स्टेट्स यानी कि इराक, कुवैत, इनसे करती है, और वो आता सारा स्टेट ऑफ हॉर्मेज से है, वो सारा बंद हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान और दूसरे ममालिक, दुनिया जहान जो एलएनजी के लिए और गैस और ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके ऊपर इन्हिसार करती थी, वो अब इस वक्त ऑयल की किल्लत, ऑयल की हाई प्राइसेस को देख रही है। स्टॉक एक्सचेंजेस तबाह बर्बाद हो गई हैं, मिडल ईस्ट की भी, पाकिस्तान की भी हिल गई है, दुनिया की भी। इस जंग का समझ नहीं आ रही कि इसका ऑब्जेक्टिव, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मामला नहीं है, फिर रॉकेट लॉन्चर कैपेबिलिटी है, फिर उन्होंने कहा कि जी अब ईरान के लोग जो है, और ईरान के फौजी भी और रेवोल्यूशनरी गार्ड भी हथियार फेंक दे, उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी, ईरान के लोग भी बाहर आ जाए। ना उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हथियार फेंके, आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बावजूद नहीं फेंके, उनके आर्मी चीफ की शहादत के बावजूद नहीं फेंके, और ना लोग आए बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए। तो अब अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ईरान किस हद तक ये जंग लड़ सकता है, लड़ने के काबिल है इतने बुरे हालात में, जब कोऑर्डिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल कमांड उनकी जो है वो इस दुनिया से जा चुकी है। कौन वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है, कितना इंटैक्ट है सिस्टम, और ये जंग कहाँ तक जाएगी, और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी आजमाइश। ये वो सवालात हैं जिनको आज एड्रेस करेंगे इस शो में। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मंसूर जाफर साहब, जॉन हुसैन साहब और अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जॉन हुसैन साहब अगर मेरे साथ हैं तो ईरान से हमारे साफ़ी हैं। राइट। मंसूर जाफर साहब, ये जंग जो शुरू हुई है, इसमें अमेरिका अपने अहदाफ के मुतालिक क्लियर है, और वो क्या हदफ पूरा हो चुका है, या होने वाला है, या हो सकता है? जी, अमेरिका बिल्कुल कंफ्यूज है। ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके कोई डिक्लेयर्ड अहदाफ न जंग से पहले थे, न जंग के दौरान है, और ना इस जंग के ख़ात्मे पर वो अमेरिकी अवाम को और नाम नहाद मेगा बेस को ये बताने की पोजीशन में होंगे कि उन्होंने ये झक क्यों मारी, क्यों इतना टैक्स पेयर की मनी जो है वो ज़ाया की, और उसका हासिल वसूल क्या हुआ। क्योंकि उन्हें जो दाखिली तौर पे बहरान है उसके हल से निकल, उसके लिए उन्होंने ये सारा स्टेज सजाया है। और इस वक्त उनका ये ख्याल है कि शायद वो अपनी मिलिट्री माइट के ज़रिए ईरानियों का अज़्म तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। तो इस वक्त यानी जितना बड़ा वहाँ पे एक केओस की सूरत पैदा कर दी गई है, उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट है
और उनकी एक इंटरम गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो भी डिक्लेयर्ड अहदाफ थे, अच्छे या बुरे, वो ताहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इस जंग का दायरा रोज़ बरोज़ वसी हो रहा है, और ख़ास तौर पे ईरान एक प्लानिंग के तहत अब इस जंग को वो गल्फ़ कंट्रीज़, मिडल ईस्ट तक जो है ले गया है। और अब आप देख रहे हैं कि उसके नतीजे में जिस तरीके से पूरी एक आलमी मंडियों में बहरान की कैफियत है, भौचाल की कैफियत है, चाहे वो तेल की मार्केट हो, शिपिंग लेन्स हों, इंश्योरेंस कंपनियां हों, सो मच सो कि एयरलाइंस इस वक्त पूरे का पूरा जो जो आप कह सकते हैं एशिया है, उसका यूरोप से फ़ज़ाई राब्ता अमलन कटा हुआ है, क्योंकि तमाम एयरलाइंस ने जो है फ़्लाइट्स इस वक्त बंद कर रखी हैं। तो ये वो सिचुएशन है। और इस दौरान यानी इस वक्त जो कैजुअल्टीज़ सामने आ रही हैं, अगरचे अमेरिकन ने हमेशा अपना जो डेड फिगर है वो छुपाया है, उसकी भी बड़ी इतलात हैं कि ज़्यादा तादाद है। और ख़ास तौर पे उनका जो मिलिट्री लॉस आज बिलखुसूस जो कुवैत के अंदर 3 उनके जो तैयारे गिरे हैं, और ये उस ब्रांड का तैयारा है F-15 के जिसने आज तक जंगों में 104 तैयारे गिराए हैं, और इनका एक तैयारा भी कभी जंग में नहीं गिरा। और ये 3 तैयारे बैक वक्त जो हैं और एक सो कॉल्ड फ्रेंडली फायर के नतीजे में गिरे हैं, जिसके बारे में ईरानियों का दावा ये है कि वो उनके रॉकेट्स, उनके मिसाइल जो हैं वो हिट होने से गिरे हैं। तो अब यहाँ तक सिचुएशन आ गई है। और अब इस नाकामी को देखते हुए, जंग के इस दायरे को देखते हुए, बरतानिया को भी अपील कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि हमें अपनी वो बेसिस इस्तेमाल करने दें, क्योंकि इस वक्त ईरान की तरफ से जो जंग का दायरा वसी किया गया है, हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज दरपेश है, हमें बहुत दूर से सॉर्टिस करके आना पड़ता है, तो हमारी मदद के लिए आप अपनी बेसिस खोल दें। तो ये बुनियादी तौर पे इस जंग के अहदाफ इस वक्त तक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब डिक्लेयर कर, सवाए इसके कि इस वक्त एक लाश की सूरत में जो रूहानी पेशवा की जो डेड बॉडी है, वो अगर बतौर ट्रॉफ़ी ईरानियन अवाम को, ईरानियों के यानी अमरीकी अवाम के सामने जा सकती है। इसके अलावा इस वक्त तक कोई ऐसा हदफ नहीं है कि जो अटेन किया जा सका हो। जिस तरीके से उनकी न्यूक्लियर मामलात को अटैक किया जा रहा है, और ये इस बात की साफ दलील है कि ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में ईरान के, अमेरिका के और इसराइल के दावे थे, वो तमाम के तमाम बोधे और बेबुनियाद थे। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई इतनी बड़ी तादाद में इनरिच यूरेनियम हो, तो यकीनन वहाँ से न्यूक्लियर ताबकारी और इस नौइयत की चीज़ें जो हैं वो खारिज होना खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन इस वक्त तक खुद जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है कि जिसके नतीजे में बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, मेरे साथ रहिएगा। आपने बड़ी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट दी हमें, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है, इसके बावजूद अमेरिका कंटिन्यू कर रहा है। अभी ईरान के सफीर हमें बता रहे थे कि तेहरान के अंदर एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी है और बेतहाशा बम्बार्डमेंट ईरान और अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। तो चीमा साहब, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बताएं, ईरान अगर ये वॉर को प्रोलॉन्ग हो जाए, हफ्तों में चली जाए, ईरान की टेक्नोलॉजी जो उसकी सुप्रीम टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, गिवन द फैक्ट अमेरिका दावा कर रहा है कि उनकी हमने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को उड़ा के रख दिया, हमने उनकी नेवी को उड़ा के रख दिया है, ईरान कब तक मुकाबला कर सकता है अमेरिका का? और मुकाबले के अंदर यही मुकाबला होगा ना, एक तो इसराइल पे वो अटैक करेगा, दूसरा दुबई वगैरह इनके ऊपर अटैक करेगा, ये भी जारी रहेंगे। योर टेक सर। जी देखें कामरान साहब, मुझे ऐसे लगता है कि ईरान ने अपने सारे का सारा जो कमांड स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो उनके कमांड स्ट्रक्चर को कोई सेंटर से हदायत नहीं चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या हमला करना है, उनको पहले ही बता दिया गया था। और आपको पता है कि आयतुल्लाह खामनाई अपनी ज़िंदगी में ये कह के गए थे कि ये एक रीजनल वॉर होगी। तो वो इस फलसफे के तहत कि ये रीजनल वॉर है, वो इनडिस्क्रिमिनेट लगे हुए हैं। आप देखें ना, कहा जा रहा है कि तकरीबन 550 से ज़्यादा तो प्रोजेक्टाइल जो हैं वो यूएई पे फायर हुए हैं ईरान की तरफ से। जी। उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। अब डिपेंड ये करता है कि ईरान जो है वो इनिशियली तो स्वार्म ड्रोन्स भेज रहा है, छोटे मिसाइल्स भेज रहा है, लेकिन अभी उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनकी बारी आनी है। तो लगता ये है कि शायद ईरान, अब डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई लोग कह रहे हैं जी उनके पास 2500 मिसाइल हैं, कोई किसी के पास डिफरेंट किस्म की फिगर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ये समझते हैं कि ये जंग जारी रहनी है। और कल अमेरिकी सदर ने भी ये कहा था कि ये एक लेकिन सर कैपेसिटी कितनी है ईरान की आपके नजदीक? कैपेसिटी कितनी है? देखिए, ये लार्जली कहा तो नहीं जा सकता कितनी कैपेसिटी है, लेकिन अगर ईरान मुसलसल हमले करता रहता है और डिफरेंट किस्म की अपनी वेपनरी इस्तेमाल करता रहता है, तो अमूमन मुल्कों के पास महीना डेढ़ तो लड़ने की कैपेसिटी होती है। लेकिन क्योंकि ईरान को डिसएडवांटेज ये है कि ईरान की जो एयर स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है,
तो अमेरिकन ने तमाम एयर सुपरियॉरिटी हासिल कर ली है और वो जहां जहां पे उनको नजर आ रहा है कि उनके मिसाइल लॉन्चर्स खड़े हैं या उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं या ड्रोन्स चल रहे हैं वो वहां पे भी हिट कर रहे हैं। तो ईरान का बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने हिट होना था वो भी तबाह हो गया है और बहुत सारा जो वो हिट कर रहे हैं वो तो अपने अहदाफ पे पहुंच रहा है, लेकिन वो जल्दी कर रहे हैं कि हम इसको इतना मोमेंटम बढ़ा दें, इसका स्कोप भी बढ़ा दें ताकि जो है इतना खौफ फैले दुनिया के अंदर, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं और अरब ममालिक की प्रेशराइज करें, क्योंकि अरब ममालिक के पास जो इंटरसेप्टर स्टॉक है इन मिसाइल को रोकने का वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके भी कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन का इंटरसेप्टर स्टॉक है इन ममालिक के पास। और खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो लार्जली इजराइल को तो प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन वो अरब ममालिक को उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। ये जो अरब एनालिस्ट हैं वो अपने मीडिया पे बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिक्स आ रही है मिडल ईस्ट से, लग ये रहा है कि ईरान पे तो हमला हुआ ही हुआ है लेकिन दुनिया का फोकस जो है वो जीसीसी और अरब वर्ल्ड पे चला गया है। तो ईरान जंग का स्कोप एक्सपैंड करने में कामयाब हुआ है, उसकी ऑप्टिक्स बदल गई हैं, दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा है। यूरोप में ऑयल की कीमतें जो है वो बिल्कुल ठीक है सर। ये जरा इकोनॉमिक साइड पे मैं दोबारा आऊंगा, चीबा साहब मैं दोबारा आऊंगा इकोनॉमिक साइड पे। हमें जॉन हुसैन साहब हैं जिन्होंने तेहरान से ज्वाइन किया है। जॉन भाई जरा बताइएगा कि तेहरान की सिचुएशन क्या है, आयतुल्लाह खamenei की जो शहादत है उससे क्या अवाम उनकी यूनाइट हुई है या जिस तरह अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग प्रोटेस्ट में बाहर निकल आएंगे और इस रिजीम को चेंज कर देंगे, क्या सिचुएशन है सर तेहरान में? बार बार नेतन्याहू ट्रंप को कहता है कि आप जाएं, आवाम आपके लिए खड़ी हो जाएगी। बार बार अमेरिका जो है वो धमकियां देता है और आ जाता है, जंग करता है, हमला करता है। और बार बार हम ये देखते हैं कि लोग यहाँ पे जो बाहर आते हैं वो ट्रंप के लिए नहीं आते, नेतन्याहू के लिए नहीं आते, वो यहाँ सिस्टम के लिए आते हैं। कामरान साहब, मैं सुबह 4:45 बजे मुझे खबर जब मिली आयतुल्लाह खamenei की, पहले तो कहा जा रहा था कि वो सही हैं, फॉरेन ऑफिस ने भी कहा, आरागची साहब ने भी कहा, सबने कहा कि वो सही हैं, लेकिन बाद में जब एकदम से खबर ब्रेक हुई मुझे चीखने की और रोने की आवाजें आई रोडों से और मैं बाहर निकला, अपनी गली में निकला। मैंने देखा एक आवाम का हुजूम, अपने घरों से लोग बाहर आ रहे थे और रो रहे थे। मैंने फेसबुक पे लाइव वीडियो उस वक्त स्टार्ट की और आप देख सकते हैं अनइंटरप्टेड वीडियो है, लोग रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। ये जो वेस्टर्न मीडिया बातें कर रहा है ये कहाँ है लोग, मुझे भी बता देना, मैं जाके कवर करता हूँ आपके लिए, मुझे मसला नहीं है। तो ये जो ख्याली पुलाव बनाया हुआ है इन लोगों ने कि कोट अनकोट रिजीम चेंज करेंगे, और पहले भी आपके प्रोग्राम में जब मैं था आपको याद होगा लोग कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं कर सकता ईरान, ईरान जो है वो ज्यादा से ज्यादा इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। आप देख रहे हैं कि ईरान ने इस वक्त 10th वेव लॉन्च की है, वो सबको जहां जहां बेसिस यूज हुए हैं इंडिस्क्रिमिनेटली नहीं कर रहा, जो जो मुल्क यूज कर रहा है बेस। फॉर एग्जांपल टर्की के अंदर उसने अटैक नहीं किया क्योंकि टर्की ने अपहोल्ड किया अग्रीमेंट कि हम अटैक नहीं होने देंगे अपनी टेरिटरी से। अजरबैजान के अंदर जो एसेट्स हैं उनको टच नहीं कर रहा, ओमान के अंदर जो एसेट्स हैं उनको टच नहीं कर रहा। जो दूसरे ममालिक जो पीछे से कॉले भी कर रहे थे कि प्लीज आप अटैक करें, और जो मुसलमान बरादर ममालिक जिनके इसराइल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब ये बेसिस रखेंगे सिक्योरिटी की एम्बिशंस में कि यूनाइटेड स्टेट्स उनको प्रोटेक्ट करेगा, तो आप देख रहे हैं आप किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ब्लॉक हुआ है, इनके जो बेसिस है उनके ऊपर भी टारगेटिंग चल रही है, इनकी फैसिलिटीज सीआई के जो हब्स हैं उनके ऊपर भी टारगेटिंग चल रही है, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो अलग से बनाए हुए सोल्जर्स को होस्ट करने के लिए उनके ऊपर भी टारगेटिंग चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं साइप्रस के अंदर भी अभी आप देख रहे हैं और डिएगो गार्सिया के अंदर भी आप देखेंगे, अगर यूके ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर शदीद बमबारी होगी। जॉन भाई मुझे एक बात बताइए कि ईरानी अवाम का सेंटीमेंट क्या हुआ है आयतुल्लाह खamenei की शहादत से? देखें, अवाम तो मैंने आपको बताया गुस्से में है, अफसोस में है। अवाम तो इतनी बाहर निकली हुई है, रोज लोग रात को दिन को बगैर हिजाब की खवातीन भी मैं आपको पर्सनली दिखा सकता हूँ, लोग खड़े होकर रो रहे हैं क्योंकि आयतुल्लाह खamenei कोई नॉर्मल लीडर नहीं थे। ही गवर्नमेंट के साथ जो भी लोगों को डिफरेंसेस हो, आयतुल्लाह खamenei वाज डेफिनेटली अ रेड लाइन। रिफॉर्मिस्ट जो इस्लाह पसंद लॉबी है, दो ग्रुप्स हैं, प्रिंसिपलिस्ट हैं और रिफॉर्मिस्ट हैं। जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ डिफरेंस है तो वो झंडे जलाना शुरू हो जाएंगे। तो वो अवाम बहुत तादाद में बाहर निकली है और उसको अनफॉर्चुनेटली कवरेज तो नहीं मिलती, लेकिन बहुत गुस्सा है। बदले के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा ईरान को, ना रोटी सूझ रही है। लेकिन सर एक बात बताइए कि ये आयतुल्लाह खamenei का सुना है कि वो इकट्ठे सारे अफसर बैठे हुए थे, उनके दफ्तर में बैठे हुए थे, यहाँ अटैक हुआ। इतनी जी आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा, साथ ये बता दीजिएगा कि क्या कोई जासूसी भी इसमें हुई है? ईरान के अपने अंदर के लोग भी काम आए जिन्होंने इंटेलिजेंस को इजराइल की प्रोवाइड किया कि इस जगह पे इतने इकट्ठे अफसर्स बैठे हुए हैं या आयतुल्लाह खamenei बैठे हुए हैं? डेफिनेटली इंटेलिजेंस कमजोर है, इंटेलिजेंस का लैप्स है। मैं ईरान में बैठा हुआ आपको ये बात बता रहा हूँ, जबकि लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप है, जुल्म बहुत है। मैं खुद कह रहा हूँ इनकी इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया होता तो आयतुल्लाह खamenei आज जिंदा होते।
बहरहाल इसके बगैर, इंटेलिजेंस के ब्रीच के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जहां तक बात आती है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की, वो बंकर में बैठे हुए थे और बंकर में अटैक हुआ, फिर एक बंदे ने बंकर के अंदर से ही जिंदा होके उसने वीडियो बनाई, पिक्चर ली और भेजी, और फिर वो बाहर निकल गया बंकर से। ये सब फजूल बातें, लॉजिकली डजंट मेक सेंस। वो कंपाउंड के अंदर थे जब अटैक हुआ, घर वाले भी थे उनके और ऑफिशियल्स भी थे। ऑफिशियल्स का नो डाउट, शाम खानी का, पाकपुर साहब का बिल्कुल सही असेसमेंट है कि उनको शहीद किया गया आयतुल्लाह खamenei के साथ। लेकिन ये जो इलीगल अटैक और अनजस्टिफाइड अटैक जिस तरीके से ब्रीच हुआ है, ये सारी जो इंटरनेशनल टॉक्स ऑफ नेगोशिएशन और परमानेंटली आई थिंक इसको क्लोज कर दिया है इस मामले को, कि कोई भी जो है लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट हो सकता है पॉजिटिव अमेरिका के लिए, एटलीस्ट ईरान जॉन भाई, आप तो ये बहुत और बड़ा मंसूर है। साहब और चीबा साहब मेरे साथ रहिए। मैं अहमद अवैस साहब को भी बीच में शामिल करना चाहिए। अहमद अवैस साहब, पॉलिटिकल क्वेश्चन, अमेरिका को तो कोई रोक नहीं सक रहा इस वक्त, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज है आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एनालिसिस तो बहुत अच्छा सबने करके बताया अपने लिहाज से। मैं ये कहूँगा कि देखिए, असल में ये जो कुछ हो रहा है, ये मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ट्रंप ने एक तो इस मेरे में इस साल की, बल्कि यूँ समझ लीजिएगा कि इस अहद की सबसे बड़ी ब्लडर की है। उसने अमेरिका को भी उसने एक एट स्टेक कर दिया, और उसके साथ साथ उसने सबसे बड़ी बात जो की है कि ये कोई पॉलिसी नहीं है। जब आप जंग के लिए जाते हैं तो आप पूरा प्लान करते हैं कि उसका आपने आउटकम क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये तो इजराइल के फियर के ऊपर बेस कर रहा है ये सारा जंग का नक्शा जो बना है, और उसको इसने एग्जीक्यूट किया और या इसे कराया गया है। ये आदमी इतना इम्बेलेंस है, इनका आदमी है कि इसने कोई इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे ख़तरा ये है कि ये ईरान को तबाह करने जिस तरह से किया जा रहा है, इसका असल हदफ जो है, अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो पाकिस्तान है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर, ये उनके ऊपर खटकती है, शुरू से खटक रही है। और आपने इस टाइम एंड अगेन देखा होगा उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी और जगह पे भी, क्योंकि 67 की एयर बैटल की जब हुई थी उस वक्त भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनको पाकिस्तान की अभी भी, जब उन्होंने इंडिया को खड़ा करने की कोशिश की थी मिनी सुपर पावर की शक्ल के अंदर साउथ एशिया के लिए, तो उस वक्त भी उनका मतमा नज़र ये था। लेकिन वहाँ पे भी ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और पाकिस्तान की ठीक है, जो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जब तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को हाथ नहीं डाल सकते। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी कोई शक नहीं है कि बहुत ख़तरात हैं अल्लाह ताला। और यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो है वो भी बड़ी क्लियर लाइनों के ऊपर ही आगे आनी चाहिए। ठीक है। और ये जो मुनाफकत जो मिडिल ईस्ट ने दिखाई है, पर्टिकुलरली जो एमिरेट्स के अंदर और जो शेक्सट्रीम जो हैं, यहाँ की लीडरशिप ने जो मुनाफकत दिखाई है, इसका नुकसान उनको तो होगा, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड को भी बहुत पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल ठीक, वजह से होगा। आपका पॉइंट आ गया, होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक सा आपका पॉइंट आ गया। मंसूर साहब, आप समझते हैं कि अगला हदफ खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हो सकता है, या ये दो डिफरेंट चीजें हैं? जी अगर तो जी यकीनन दो डिफरेंट चीज़ें इस सेंस में नहीं है कि अगर तो अमेरिका के जो डिक्लेयर्ड अज़ाइम, जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बताया जाता था कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज़ करना, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, तो उसको यकीनन वो मिडल ईस्ट और दीगर इलाकों के हवाले से उससे एक थ्रेट फील करते हैं कि वो रेजिस्टेंस की एक ऐसी पॉकेट है कि जो फ़लस्तीनियों की हमायत में, हूसियों की हमायत में, शामियों की हमायत में, लबनानियों की हमायत में जो है वो निकलते हैं। तो वो उनका वजूद अरबों के उस घरौंदे के अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है यकीनन ख़ित्ते के एक ऐसी जगह पे वाक़ है कि जहाँ हमारे मशरक़ में एक ऐसा दुश्मन वाक़ है, एक ऐसा हमसाया कि जिसने हमें रोज़ अव्वल से तस्लीम नहीं किया। और वो हमारी मंसूर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया और इजराइल का जो अलायंस है वो ईरान के खिलाफ तो चले इस्तेमाल हो गया, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल, गिवन द फैक्ट कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं हमारे? जी वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी जो एक हेक्सागन एक अलायंस बनने जा रहा है या बनाया गया है, जिसमें यूएई, उसके साथ साथ इंडिया, अफ़गानिस्तान और ख़ुद इसराइल और अमेरिका ये शामिल हैं। तो इनका तो टोटल हदफ जो है वो यही है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कभी भी ख़ास तौर पे अमेरिकन्स या जो वेस्ट है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि माजी में इसराइल तो
डिक्लेयर्ड है, ऑन ऑन रिकॉर्ड उनकी क़यादत कह चुकी है कि अगर इसराइल को ख़तरा है कोई एशिया में किसी से तो वो तो आपको पाकिस्तान लगता है है। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगला एक थ्रेट ऐसा पाकिस्तान के लिए हो सकता है, आप ये समझ रहे हैं? जी यकीनन, अगर इस बात को जिस तरीके से इसका जंग का अलाव जो है वो फैला है, उसमें ख़ास तौर पे ये जो गिवन सिचुएशन है जिसमें हम रह रहे हैं, मारूजी हालात जैसे भारत और अफ़गानिस्तान का जो नेक्सस एक डेवलप हुआ है, उसको देखते हुए तो यकीनन एक बहुत तशवीश की ये बात है। बिल्कुल और जी। ख़ास तौर पे ये सिचुएशन वारंट करती है कि हम अपनी नेशनल यूनिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स बिल्कुल ठीक, करें, बिल्कुल ठीक। और उसके साथ साथ हमारी जो मिलिट्री प्रिपरेशंस है उसको भी वो, करें। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसे भी हमें बिल्कुल क्योंकि ठीक इस है। वक्त हमारे लिए दोहरा चैलेंज है कि ईरान हमारा मशरकी हमसाया है और मगरबी हमसाया है, और दूसरी तरफ डिफेंस पैक्ट में हम सऊदी अरब के साथ हैं जो इस वक्त ईरान के निशाने, जहां बिल्कुल ठीक, ईरान ने बिल्कुल उसे ठीक। निशाने पे रखा हुआ है। सर, तो बिल्कुल ऐसी ठीक। सूरत में कैफियत वही है कि काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, तो हम जाएं तो जाए कहाँ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत आपने बड़ी बताई है, आजमाइश है, बड़ी और आजमाइश है। उसे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी को आप मेरे साथ रहिएगा। जॉन साहब, ये बताइए कि ईरान का आम ईरानी का किस तरह देखता है पाकिस्तान को, और सऊदी अरब के हवाले से ईरान के क्या वो है? आम ईरानी पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली देखता है। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है अरब ममालिक की तरह कि वो इसराइल के साथ भी बैक चैनल्स में नेगोशिएशन कर रहे हो या बेसिस दिए हुए हो। पाकिस्तान ने बड़ा बड़ा जबरदस्त तरीके से, आई थिंक अभी आप बयान भी देख लें जो यूएन के अंदर आया, पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया दोबारा। और पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया, पिछली जंग में भी साथ दिया, इस दफा भी साथ दिया। और अरब ममालिक के हवाले से अगर बात करें, देखें आईआरजीसी ने 60 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस टारगेट किए हैं 10 वेव्स के अंदर, और तकरीबन 700 ड्रोन इसके अंदर इस्तेमाल हुए थे, और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स यूज हुए थे इन सबको टारगेट करने में। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दुख तो होता है, दर्द तो होता है, क्योंकि ये भी बहरहाल दोस्त ममालिक की तरफ ही इनकी जो है वो चल रही है बातचीत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा, इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। क्योंकि इतने टाइम तक अब तो शिया सुन्नी से आगे मामला बढ़ गया, पहले वो मामला थे, प्रॉब्लम्स थी, जब रिकंसिलिएशन हो रही थी, मीडिएशन हो रही थी। सर फिर जॉन भाई, यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरब का इजराइल क्या के रोल है बीच सारे एपिसोड में? सऊदी अरब कोई पीस देखिए, ब्रेक कर सऊदी सकता अरब है? देखें सऊदी अरब अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई पीस ब्रेक कर सकता है, क्योंकि खबरें ये भी आई हैं कि अगर मैं बोलूं तो जो है वो कॉल करके यूनाइटेड स्टेट्स को बोला गया कुछ मुल्कों की तरफ से कि आप प्लीज हमला करें। और सऊदी अरब के लिए पॉजिटिव बिल्कुल भी आउटलुक नहीं है इस वक्त, लोगों के अंदर एटलीस्ट सेंटिमेंट्स नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि अब खबरें ये आ रही है कि क्योंकि एंगेजमेंट्स यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर शिद्दत के साथ वहां पे अटैक्स हो रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने एसेट्स मूव कर रहा है सऊदी अरब के अंदर प्राइमरीली। और अब मुझे लगता है कि सऊदी अरब के ऊपर भी फोकस बढ़ जाएगा अटैक्स का, आई थिंक सो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हाउएवर आई डोंट नो फॉर श्योर। राइट। चीमा साहब, जो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान अगला टारगेट है, आप उससे एग्री कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान क्यों अगला टारगेट होगा? पाकिस्तान कोई ईरान नहीं है, पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एक एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है, और ये सबको पता है। सो ये कोई ना तो जुर्रत कर सकता है, ना ये सोच सकता है। इस हवाले से हमें अपनी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का रखनी भी इस्टेब्लिश करनी आती है हमसे। आप इमेजिन करें, भारत की आप बात कर रहे थे, भारत के जो है वो इजराइल को असला भी देता है ताकि गजा में भी मारो और ईरान को भी मारो। तो उस भारत जो कि जिसका 86 अरब डॉलर का बजट है कामरान साहब, उसको साथ तो हमने कुछ घंटों में मामलात कर लिए थे। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ जो है वो होने की जुर्रत कर सकता। और लेकिन सर, ये आपको लगता है कि ये मामला अहमद अवैस साहब, ये मामला जो है ये सऊदी पूरे गल्फ को में फैलेगा? वो गल्फ स्टेट इस काबिल तो नहीं है इस वक्त के पीस ब्रेक कर सके, जैसे जॉन साहब भी बता रहे थे, सऊदी अरब हो, ख्वाह वो कोई और मुल्क हो, दूसरे मुल्क तो वो रिसीव कर रहे हैं मिसाइल ईरान से, जो गल्फ कंट्रीज है, तो वो तो रोल प्ले नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है जंग रुक कैसे सकती है? ये अमेरिका को कौन रोक सकता है? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ये बगैर कैलकुलेशन के ये जंग जैसे शुरू हो गई है और इस कदर हद तक आगे बढ़ा दी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ दिन और कंटिन्यू की और ईरान ने रेजिस्टेंस जो है जैसे उन्होंने दिखाई है वो कंटिन्यू की, तो इस जंग का दायरा यकीनन बढ़ जाएगा, क्योंकि रशिया की कमज़ोर इकॉनमी और चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो एक थ्रेटनिंग शक्ल के अंदर ज़रूर किसी शक्ल में सामने आएगी। अदरवाइज़ ये पूरा रीजन जो है वह इन दोनों ममालिक से बिल्कुल कट के अलग हो जाएगा, तो हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। ठीक। और साथ ही साथ एक मैं आपका अर्ज़ करूँगा कि जो मैं पहले भी कई दफ़ा मैं कर चुका आपके प्रोग्राम के अंदर भी, कि यहाँ पर पाकिस्तान को ये एहतियात की ज़रूरत है कि हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर
हालात को दोनों तरीकों के साथ अस्करी मामलात को पेश नज़र भी और डिप्लोमेटिक भी। आप किसी अफगानिस्तान ऐसे की बात तरीके करें, से इसमें मैं भी भारत आता हूँ का ब्रेक के जो- बाद जी, इसमें मैं आता हूँ ब्रेक के बाद सर, इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले जॉन हुसैन साहब मुझे बताइए कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद अब उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर, वो तो नहीं हिला, उसकी जगह कोई और आ जाएगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है कामरान साहब, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ और बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के दो गोल्स थे कि यहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई को जब ये न्यूट्रलाइज करेंगे सो कॉल्ड, और जो शहीद उनको किया उसके थ्रू लीडरशिप खत्म हो जाएगी और लीडरशिप जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, रिटेलिएट नहीं करेगी। और दूसरा ये था कि उनको लग रहा था कि लोग बाहर आ जाएंगे, तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स फेल हो गए। ईरान के अंदर बहुत ही लेयर्ड सिस्टम है, पॉलिसी जो ओवर आर्चिंग पॉलिसी है, जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उस पॉलिसी की बहुत स्ट्रांग है। और जिस तरीके से आपके गेस्ट ने भी जिक्र किया कि डिसेंट्रलाइज हो गई काफी सारी चीजें, तो उसके अंदर किसी हद तक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि भी किसी हद तक ये सच्चाई है कि कुछ यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं किसी सेंट्रल कमांड की, एंड दे आर ऑल इन एक्शन। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी लीडर को टारगेट करने से, अभी मैं आपको बताऊं, अभी ईरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, नार्मक के अंदर बहुत बड़ा हमला हुआ है, अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस स्टेशंस को, जितने भी इलाकों के अंदर पुलिस स्टेशंस हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। एंड आई डोंट थिंक इससे कोई भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज नथिंग इज चेंजिंग ऑन ग्राउंड एंड अटैक्स आर स्टिल ऑन गोइंग। नहीं, लेकिन सर अगर उनका इतना बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक जगहों पे और अटैक हो रहा है, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावा कर रहे हैं कि जी हमने जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है मिसाइल्स की, वो भी उसको हिट किया है, तो ईरान के पास तो ओनली यूएसपी जो है वो मिसाइल है, उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब है ना। इस वक्त ये बर्री फौज की जंग हो रही है, नेवी को वो कह रहे हैं उड़ा चुके हैं अमेरिका वाले, तो फिर इसकी मिसाइल की टेक्नोलॉजी किस हद तक जा पाएगी, और क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी हिट हुई है बुरी तरह अमेरिका के हाथों? जॉन साहब देखिए, कोशिश बिल्कुल की है मिसाइल टेक्नोलॉजी को और लॉन्चर्स को। जो सबसे पहली चीज है वो लॉन्चर्स है। मेरे घर के पीछे एक बेस है, वहां से मैं खुद देखता हूं कि रोजाना 6-7 मिसाइलें आती हैं और उन्हीं मिसाइलों के आने के बाद लॉन्चर से वहीं से ही रॉकेट निकलते हैं और जाते हैं। तो ये कोशिशें जो कर रहे हैं, इनके जो लॉन्चर्स बने हुए हैं, इनकी जो मिसाइल की फैसिलिटीज बनी हुई हैं कामरान साहब, 10 लोकेशंस हैं नोन जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं और लॉन्चिंग पैड्स जो बड़े बड़े पैमाने पे जो हैं, उनमें से 6 अंडरग्राउंड हैं। और वो अंडरग्राउंड इतने हैं कि GBU 57 की म्यूनिशन 200 मीटर की रेंज रखती है, और ये जो बनाए हुए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज वो 500 मीटर के अंडर है। तो आई डोंट थिंक इतना आसानी से उसको, ये वही वाली बातें हैं जो फोर्डो के अंदर वो कर रहे थे और अभी भी वो जो कह रहे हैं कि हमने हिट किया और ये सब हुआ है, तो आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन सर कोऑर्डिनेशन तो तबाह हो गई है ना, कोऑर्डिनेशन तो नहीं, उनका आर्मी चीफ इस दुनिया चले गए, वजीर दिफा इस दुनिया चले गए, तो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स तो नहीं कर रहे। अब तो ओपन अटैक हो रहा है, जो जिस तरह चल रहा है। ईरान के वजीर खारजा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब एक जनरल पॉलिसी के तहत जो हमने बनाई थी उस तरह हो रहा है, उस तरह प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो रही ना जॉन भाई ईरान की तरफ से अब मिलिटरीली? नहीं, सही, बिल्कुल। मैंने खुद आपको ये बात खुद भी एक्सेप्ट की पहले कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज किसी हद तक काफी जगहों पे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन ओवरआर्चिंग पॉलिसी के अंदर, देखिए टैक्टिकल टारगेटिंग के अंदर ऑब्वियसली डिसीजंस होते हैं, वो ओवरले होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज यूनिट्स काम कर रहे हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन इस तरीके की कोऑर्डिनेशन नहीं है कि ऑल द टाइम डे टू डे या आवर बाय आवर या मिनट जो है उसकी कोऑर्डिनेशन चल रही हो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज चैनल्स, टेक्नोलॉजिकल चैनल्स जो है वो जाहिर है सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो एब्सोल्युटली देयर आर थिंग्स इन दैट, लेकिन आप देख रहे हैं ना, मैं भी कहना चाहता हूं, हो रहा है जवाब। अहमद अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जॉन साहब आपसे? जी अहमद अवैस साहब कह दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये सबसे बड़ी ब्लंडर जो है ट्रंप ने ये की है कि उसने खुमैनी साहब को जो उसने शहीद कर दिया, अगर उनको ये विजडम होती तो उनको ये जिंदा रखते और ईरान को डिस्ट्रॉय करते, तो किसी निगोशिएशन के लिए सेंट्रलाइज लीडरशिप होनी जरूरी होती है। अब वो खत्म हो गई है, अब ये किसी से निगोशिएट नहीं कर सकते और हर तरफ से हमले हो सकते हैं। इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। चीबा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, चीबा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चीबा साहब, आपके पॉइंट पे जॉन साहब, मेरे एक सवाल है जो अवैस साहब की बात से निकला, लेकिन पहले चीबा साहब आप फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप सर? सर मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करके वो ईरान को एक दुश्मन रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान एक ऐसा ही एडवर्सरी रहे, जब मर्जी उनका दिल करे मिडल ईस्ट में अपना सिक्योरिटी जो डिज़ाइन हैं। ग्रेटर इजराइल की क्या बात हो रही है कि हमें, आप देखें ना, वो प्रॉक्सीज मौजूद थी तो आपने उन्होंने सारा सीरिया ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो इजराइल जो अपनी एक डिटेरेंस रखता है, या जो अपना खित्ते के अंदर जो डिज़ाइंस हैं वो ईरान के साथ ही हैं। ना वो ईरान में डेमोक्रेसी चाहते हैं, ना वो ह्यूमन राइट्स चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कामरान साहब, ये जो कुछ हो रहा है, मेरी जाती राय में इसके पीछे ऑयल है। देखें, आप देखें, ट्रंप साहब ने पहले वेनेजुएला का जो ऑयल है उसके ऊपर एक खास होल्ड रख लिया, फिर उनके अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी बहुत बड़ी हद तक हैं।
आप देखिएगा जब ये जंग थोड़ी सेटल होगी तो पता चलेगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर इकोनॉमी खराब है, पूरे के पूरे खित्ते की इकोनॉमी खराब है, ऑयल सप्लाई चेन नहीं है, कीमतें बढ़ गई हैं और जो ऑयल है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से इस खित्ते में आएगा। तो ये बेसिकली माइंडसेट है जो मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल को वो दुश्मन रखना चाहते बिल्कुल ठीक है, दुश्मन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जॉन साहब जो ब्रेक के फौरन बाद आपसे मैंने करना है कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि जो नई लीडरशिप आई है ईरान की वो उनसे निगोशिएट करने को तैयार है, और वो कौन सी लीडरशिप है और आप ये किस हद तक बात सही है, और चाइना रशिया का रोल प्ले कर सकते हैं जब उनकी ऑयल की सप्लाई को हिट होगा, गैस की सप्लाई को हिट होगा, जब इकॉनमी हिट होगी तो उनका प्रेशर क्या बिल्टअप हो सकता है सारी जंग के ऊपर। एक ब्रेक के बाद जी जॉन साहब जरा ये हमें बता दीजिए कि बेसिकली अभी जो बात हो रही थी ना कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं रशिया चाइना, ये कितना प्रेशर डाल सकती हैं, एक बात, और दूसरा नेगोशिएशंस की जो बात हुई थी, ट्रंप का दावा ठीक है कि जो नई लीडरशिप आई है वो रेडी है नेगोशिएशन करने के लिए अमेरिका के साथ? देखिए, रशिया और चाइना के जहाँ तक सवाल आता है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उसके अंदर कोई इफेक्टिवनेस होगी। रशिया के अपने मामला यूक्रेन के साथ हैं और उनके अपने इशूज चल रहे हैं, ऑल्दो वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। चाइना का हाउएवर क्योंकि ऑयल सप्लाई का इशू है तो चाइना को इस चीज़ से बिल्कुल होगा कंसर्न, और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई भी निगोशिएशन, जैसे कि आपने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नए लोग जो आए वो अच्छे लोग भी हैं, उनमें कहाँ किसका स्टेटमेंट आया कामरान साहब, किसने बोला, मतलब कौन है जो ये लोग हैं, कौन है लीडरशिप में? ये तो किसी ने अभी तक, लारजानी साहब जो अभी तक हैं उन्होंने तो कह दिया कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे, खातिम अल अंबिया कमांडर ने बोल दिया कि अटैक्स चलते रहेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जनरल कानी जो कुछ फोर्स के कमांडर हैं वो अभी तक जिंदा हैं, उनका अभी तक पता नहीं है लोगों को कि वो कहाँ हैं। पिछली दफा भी बोला था कि वो अहमद अल निजाद इस दुनिया से जा चुके हैं। इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। 50-50 ऑनेस्टली स्पीकिंग 50-50 है। मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं, मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की, लेकिन इसके ऊपर मुझे जवाब नहीं मिल पाया है। आयतुल्ला खामनाई के ऊपर भी जिस तरीके से बोला जा रहा था कि वो सेफ हैं, ही इज अलाइव एंड वेल, तो अब जरा कॉशन बरत रहे हैं यहाँ पे ऑफिशियल्स किसी भी बात को आगे ये बात प्रेजेंट सही है करने कि से अहमद पहले। अल निजाद जो थे वो हाउस अरेस्ट थे इसी गवर्नमेंट के अंडर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हाउस अरेस्ट, उनके काफी सारे इंटरव्यूज भी मौजूद हैं। ऑब्वियसली उनके डिफरेंसेस रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि थर्ड टर्म के लिए उनको उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि उनको थर्ड टर्म के लिए खड़ा हो जाए वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, जो कि मना कर दी गई थी उनकी नॉमिनेशन, क्योंकि 2 टर्म्स के लिए वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो उनके पर्सनल डिफरेंसेस थे विद द सिस्टम, बट ही वाज नॉट, वो ऐसा नहीं कि वो रेवोल्यूशनरी नहीं थे। अहमद निजाद वाज अ रेवोल्यूशनरी पर्सन एंड परहैप्स मतलब जो पॉपुलर, वेरी पॉपुलर रेवोल्यूशनरी, जो रईसी के बाद जो कोई बचा था तो वो वेरी पॉपुलर रेवोल्यूशनरी थे। और खदशा शायद अमेरिका को ये था कि अगर अहमदी निजाद को छोड़ दिया और उनको नहीं मारा गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आगे जाके जॉन साहब जॉन भाई ये जो रजा शाह का बेटा है, क्या इसके ऊपर स्टेक की अमेरिका ने सारी, या ये ब्लाइंड गैम्बल खेल दिया कि ऐसा होगा, धमाके करेंगे, सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो लोग खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे? मतलब ये सारी असम्पशन थी या कोई पूरा प्लान है ये? कामरान साहब बिल्कुल प्लान है ये, और ये प्लान आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके का प्लान, मतलब बचकाना और बेवकूफाना प्लान है कि एक बंदा जो ईरान आया ही नहीं है वो बाहर रहता है, जिसके बाप को यहाँ से निकाल दिया गया, आवाम के अंदर गुस्सा इतना था, उसको क्या एक्सपेक्ट करता है कोई कि दोबारा लाके यहाँ पे बिठा देंगे लोग? नो डाउट 2% 3% लोग होंगे जो शायद शाह के वफादार होंगे, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट आपको मिलता है, लेकिन ऐसी कोई थोड़ी पॉपुलर सपोर्ट है उसको, या माइनॉरिटी का भी सपोर्ट नहीं है कि उसको कोई आके पोजीशन दे। तो आई डोंट थिंक ये तो बिल्कुल ही रजा शाह पहलवी वाली बात तो बिल्कुल ही फजूल है। आई थिंक चीमा साहब चाइना बड़ा खामोश है उस तरह, और रशिया जो है, लेकिन उनको तो अब एक अमेरिका ने जितनी बदमाशी दिखा दी है पूरी दुनिया के अंदर, ये तो हर बड़ी कंट्री को अब ये मिल गया राइट के वो कोई भी बना के मफरूजा अटैक कर दें। रशिया और चाइना का क्या रोल हो सकता है? पीस में हो सकता है या क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, अमेरिका ने इस चीज़ को तो इस्टेब्लिश कर दिया है कि यूनिपोलर सिस्टम है, और जब क्वेश्चन आता है कि दुनिया में मिलिटरीली कौन ताकत रखता है दुनिया का नक्शा बदलने की, तो वो तो अमेरिका ही। और चाइना और रशिया देखें, उन्होंने कोई भी बड़ी स्टेटमेंट उस तरह नहीं दी, यूएनएससी के अंदर कुछ प्रोएक्टिव नहीं है। आप देखें ना, जो रशियंस एंड चाइनीज़ जो हैं वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अरब ममालिक को भी कह रहे हैं कि जनाब जो आप पे हमले हो रहे हैं हमें बड़ा अफसोस है। तो उनकी जो पोजीशन है वो कोई इतनी खुल खिला के सामने नहीं आ रही, स्वाई कंडेमनेशन के और ये कहने के जी के ईरान के पास हक है, राइट ऑफ ये मेरे सामने ना अरब, चीमा साहब ये मेरे सामने अरब ममालिक की तशवीश की रिपोर्ट आई है। अरब ममालिक बड़े परेशान हुए हैं कि जी अमेरिका ने हमारे तो डिफेंड नहीं किया। तो इससे आपको क्या लगता है, अरब ममालिक जो है वो बड़ा वो पड़ेगा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की खराबी भी आएगी इसमें, क्योंकि अमेरिका ने उनको इस तरह छोड़ दिया ईरान के हमलों में?
जी देखिए, मैं जरा चाइना पे एक कमेंट करूं। जी, जी, देखिए, जी। दुनिया ये समझती है कि चाइना एक रिलेक्टेंट पावर है इस वक्त तक, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं अरब वर्ल्ड की, देखिए जब ये मामलात थोड़े सेटल होंगे तो क्वेश्चन एक उठना है कि अरब वर्ल्ड के अंदर ये अमेरिकन बेसिस क्या प्रोटेक्शन के लिए है या ये लायबिलिटी है, क्योंकि आज ये तो सिर्फ देखिए अमेरिका के जो इंटरेस्ट को अरब वर्ल्ड फुलफिल की करने जो के लिए हाल सर, हो- लेकिन एक प्रोग्राम, एक ब्रेक शामिल करूंगा। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईएस्ट सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, वन ऑफ द हाई सिक्योरिटी जरिए से बात हुई। उन्होंने ये इस सवाल का जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि पाकिस्तान के लिए क्या एप्रीहेंशंस है ईरान के ऊपर हमले की और क्या पाकिस्तान नेक्स्ट है। इसको आपको मैं बताऊंगा उनसे क्या मेरी बात हुई ब्रेक के बाद। एक हाई सिक्योरिटी जराए जरिए से मेरी बात हुई है और मैंने ये सवाल को सामने रखा कि लोग कह रहे हैं कि प्लान ये है कि नेक्स्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस से बाद में बताई है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ईरान, पाकिस्तान इज़ नॉट एनीथिंग एल्स, पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान। और यहाँ का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि वो ईरान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ आने की फिक्र करें। और उनके रवैये और एटीट्यूड से मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान की फोर्सेज जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो मामला नहीं जिस तरह का सोशल मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि जी नेक्स्ट पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान के ये नहीं कि एक्सेप्शनल ताल्लुकात है अमेरिका, उसकी बात नहीं हो रही। पाकिस्तान का जो अपना स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, जो अपना दिफाई निज़ाम है, जिस तरह पाकिस्तान ने साबित किया इंडिया के खिलाफ वॉर जीत कर, और जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो इजराइल और इंडिया जितना भी चाहे, पाकिस्तान कैन नेवर बी नेक्स्ट इन दिस रेलम। कल तक इजाज़त।